टू द नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है हमारा। हाँ, वेरी वेरी गुड इवनिंग आकांक्षा, प्रद्युमन, सोनाली, गौरिका, सब लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। वो प्लांट टिश्यू कल्चर में जो हम पढ़ रहे थे, तो लास्ट टाइम पे हमने कैलस कल्चर पढ़ा था और सस्पेंशन कल्चर पढ़ा था। ओके, तो नाउ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटोप्लास्ट कल्चर। ठीक, तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर बेसिकली क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ये पता होना चाहिए। ओके, तो जो सेल है, जैसे कि यहाँ पे एक प्लांट सेल बनी हुई है, सब लोग देख पा रहे होंगे कि प्लांट सेल से अगर हम सेल वॉल को रिमूव करते हैं तो बचने वाला पार्ट जो होता है वो प्रोटोप्लास्ट होता है। ओके, तो बचने वाला पार्ट में क्या है, एक तो साइटोप्लाज्म है, दूसरा क्या है, न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, बाकी ऊपर से सेल वॉल का अगर हम रिमूव कर दें तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। तो हम इसको कल्चर कर रहे हैं। ओके, तो सेलुलर जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर है वो हम लोग क्यों कर रहे हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सेलुलर प्रोटोप्लास्ट जो है, प्लांट सेल जो है, उसका प्रोटोप्लास्ट जो है जो हम कल्चर कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे कि हम कोई हाइब्रिड प्लांट बनाना चाहते हैं। जैसे शायद सब लोग बीटी कॉटन के बारे में जानते होंगे, सबने सुना होगा। तो बीटी कॉटन में हम लोगों ने क्या किया था, क्राई जीन जो है वो इंसर्ट कराई थी। ओके ओके, हाँ, तो बीटी कॉटन जैसे है तो वो क्या है, एक हाइब्रिड प्लांट है। हमने बैक्टीरियल जीन जो क्राई जीन थी उसको इंसर्ट करा के क्या बनाया, एक नई वेराइटी ऑफ प्लांट बीटी कॉटन की डेवलप करी जो कि रेजिस्टेंट थी फॉर द माइट्स। ओके, तो ये सब जो हमने जैसे हम कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट कराना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर, या हम प्लांट वैरायटी को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, या जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो अगर हमारे पास दो प्लांट हैं, जैसे अगर एक प्लांट है ए, दो प्लांट हों, जैसे हमारे पास एक प्लांट ए है और प्लांट बी है, तो अगर ए वाला प्लांट जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है। ओके, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है, और दूसरा जो है ये सेंसिटिव है डिजीज के लिए। ठीक, सेंसिटिव है और पहला वाला जो है वो रेजिस्टेंट है। तो हम ये चाहते हैं कि ये प्लांट जो है ये भी क्या बन जाए, रेजिस्टेंट बन जाए। रेजिस्टेंस कॉज करने के लिए जो जीन इस पर्टिकुलर प्लांट ए के पास है वो कहाँ आ जाए, इस प्लांट बी के भी पास आ जाए। तो इस वजह से भी ये भी हम किससे करते हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर से करते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से करते हैं। ओके, तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है उस पर भी हम बात कर लेंगे कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो फिलहाल हम लोग समझते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर को, कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो बेसिकली है एग्जैक्टली हम लोग करते कैसे हैं। ओके, तो प्रोटोप्लास्ट जो है उसको लेने के लिए कि कौन सी सेल ली जाए भाई प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए, तो हम कोई भी सेल ले सकते हैं। ठीक, चाहे वो रूट की हो, चाहे वो शूट की हो, या फिर लीफ सेल हो, कोई भी सेल से आप प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में मीजोफिल सेल जो होती है, मीजोफिल सेल जो होती है वो एज अ प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए करने के लिए ली जाती है, प्रेफरेबल होती है। आप मेरे से पूछेंगे कि क्यों मीजोफिल सेल जो है भाई वही प्रेफरेबल क्यों है, तो उसका रीज़न ये है कि मीजोफिल सेल जो होती है वो लीफ में पाई जाती है। ओके, और उस लीफ मीजोफिल सेल में जो सेल वॉल होती है थिन होती है। ओके, तो उसको रिमूव करना आसान होता है जनरली कोई और सेल अगर हम उसके कंपैरिजन में अगर लेते हैं तो, क्योंकि सेल वॉल जितना ज़्यादा थिक होगा उसको रिमूव करना उतना ही ज़्यादा टफ होगा। भाई रिमूवल जो है हम कैसे करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से रिमूवल ऑफ द सेल वॉल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखने में आ रहा होगा, शायद स्लाइड में दिख रहा होगा कि प्लांट सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेलुलेज यूज कर सकते हैं, हेम्यूसेलुलेज यूज कर सकते हैं, पैक्टिनेज यूज करते हैं। ओके, तो ये तीन तरीके के एंजाइम जो हैं जो हम सेल वॉल डिग्रेड करने के लिए या सेल वॉल को हटाने के लिए ताकि हमें प्रोटोप्लास्ट मिल सके तो हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो
हम ये चाहते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सेल वॉल अगर थिक होगा तो उस केस में ये एंजाइम शायद उस सेल वॉल को पूरी तरीके से रिमूव ना कर पाए। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ना बने, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, इन मेसोफिल सेल जो होती है वो प्रेफरेबल होती है फॉर द प्रोटोप्लास्ट कल्चर। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है सबको मेरी? ओके, एम आई क्लियर विद दिस? डन, आगे चलें। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू प्रोटोप्लास्ट कल्चर का। अब हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर करते कैसे हैं? तो सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट कल्चर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल वॉल को रिमूव करना पड़ेगा। भाई आपने मेसोफिल सेल ले ली लीफ की, अब उसमें से क्या करना है, हमें सेल वॉल को रिमूव करना है। तो सेल वॉल रिमूव करने के दो मेथड्स हैं, एक तो मैकेनिकल मेथड है और एंजाइमेटिक मेथड है। दो तरीके से सेल वॉल का रिमूवल किया जा सकता है। तो अगर हम मैकेनिकल मेथड की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड द सेल्स आर कैप्ड इन अ सुटेबल प्लाज्मोलाइटिकम, यानी कि एक पर्टिकुलर सीधी सीधी सिंपल बात यह है कि जब हम मैकेनिकल रिमूवल करते हैं तो हमें डाइसेक्शन टूल्स का यूज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू रिमूव द सेल वॉल। ओके, लेकिन ये मैकेनिकल मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब हम डाइसेक्शन टूल्स का यूज़ करते हैं सेल वॉल को रिमूव करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि सेल जो है उसका प्रोटोप्लास्ट जो है वो शायद खराब हो जाए या डैमेज हो जाए, ऐसे चांसेस रहते हैं। ओके, इस वजह से मैकेनिकल मेथड जो है उसकी लिमिटेशंस हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द एंजाइमेटिक मेथड, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है एंजाइमेटिक मेथड। सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता है सेल वॉल रिमूव करने के लिए। तो एंजाइमेटिक मेथड में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि सेलुलेज, हेमीसेलुलेज और पेक्टिनेज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो देखो इस स्लाइड में डायग्राम वही वाला है जो पहले था। हमने क्या यूज़ किया, पेक्टिनेज यूज़ किया। आपके लिए इनकी कंसंट्रेशंस याद करना बहुत ज़रूरी है और जानना बहुत ज़रूरी है कि इनकी कंसंट्रेशन कितनी ली जाए ताकि सेल वॉल रिमूव हो जाए। ओके, तो पेक्टिनेज की देख पा रहे हो 0.1 से लेके 1% तक है, और सेलुलेज जो है उसकी 1 से 2% है। ओके ओके, अरे मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर इतनी बात? तो पेक्टिनेज जो होता है मैकेनिकल मेथड कैसे होता है, मैंने बताया ना कि उसमें हम डाइसेक्शन टूल्स का यूज़ करते हैं, नाइफ का यूज़ करते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं और सेल वॉल को कट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। मैकेनिकल मेथड जो है उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक, पूछा जाएगा तो एंजाइमेटिक मेथड जो है वो हमेशा पूछा जाएगा, और एंजाइमेटिक मेथड में भी ये पूछे जाएंगे कि एंजाइम कौन कौन से यूज़ होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है। ओके, ये है। इसलिए मैकेनिकल मेथड में बस इतना समझ लो कि डाइसेक्शन टूल्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव द सेल वॉल। लेकिन उसमें मैंने बताया कि प्रॉब्लम है क्या कि जो प्रोटोप्लास्ट है वही डैमेज होने के चांस रहते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि डाइसेक्शन टूल्स को जो आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख के अगर आप सेल वॉल का रिमूव कर रहे हो तो पूरी तरीके से सेल वॉल रिमूव हो ही जाए। ओके, तो इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं किसका, एंजाइमेटिक मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो सेल वॉल डिसॉल्व करने वाले एंजाइम है, क्योंकि सेलुलोज जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट है किसका, प्लांट सेल वॉल का, तो इसीलिए सेलुलेज एंजाइम से सेलुलोज का रिमूवल करते हैं। और पेक्टिनेज जो है, पेक्टिनेज का यूज़ क्यों करते हैं, पेक्टिनेज जो है वो मिडिल लैमेला को डिसॉल्व करता है। ओके, मिडिल लैमेला कहाँ होता है, दो प्लांट सेल के बीच में, दो प्लांट सेल जो जुड़ी होती हैं तो उनके बीच में क्या होता है, मिडिल लैमेला प्रेजेंट होता है। तो मिडिल लैमेला को डिसॉल्व करने के लिए हम पेक्टिनेज का यूज करते हैं। तो इनकी कंसंट्रेशन याद रखनी जरूरी है कि 0.1 से लेके 1% तक पेक्टिनेज यूज किया जाता है, और 1 to 2% किसका यूज किया जाता है, सेलुलोज का यूज किया जाता है। अब जब हम सेल वॉल का रिमूवल करा रहे हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, जरा पढ़ो, ऑस्मोटिकम shown below the arrow is added to stabilize the protoplast and prevent them from busting। जब आप सेल वॉल का रिमूवल कर रहे हो प्लांट सेल के ऊपर से, तो सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा और सेल बस्ट ऑफ हो सकती है। तो उसलिए उस चीज़ को ना होने दिया जाए या सेल बस्ट ना हो, तो इसलिए हम लोग कुछ ऑस्मोटिकम यहाँ पे ऐड करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे जनरली क्या होता है कि एंजाइम सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, जहाँ ये प्रोटोप्लास्ट रिमूवल का प्रोसेस चल रहा होता है, उसके लिए एक एंजाइम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया जाता है। और उस एंजाइम सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या होता है और क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो इसका पीएच जो है वो 5.5, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना सब लोग, 5.5 से 5.8 तक रखी जाती है। पहली बात ये है, ओके। और इसमें क्या डालते हैं हम लोग, सेलुलेज डालते हैं प्लस पैक्टिनेज डालते हैं इसके अंदर, ओके, तो ये याद रखना। और इनकी कंसेंट्रेशन कितनी है वो मैंने बता दी कि इसकी 0.5 से लेके 1% तक इसको यूज करते हैं, और इसको 1 से 2% तक यूज करते हैं, इसकी कंसेंट्रेशन सेलुलेज और पैक्टिनेज की। ये तो हो गए हमारे क्या, ये तो हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो सेल वॉल को रिमूव करेंगे। नाउ अब वो वाले कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं जो सेल को बर्स्ट नहीं होने देंगे, क्या, ओके सर। तो उसमें हम यूज करते हैं क्या, CaCl2 यूज किया जाता है। पहली बात तो ये कि CaCl2 यूज किया जाता है, जिसकी कंसंट्रेशन लगभग 7 मिली मोल के अराउंड रखी जाती है। और दूसरा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सॉर्बिटॉल यूज करते हैं हम, या फिर मैनिटॉल यूज करते हैं। तो सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल जो हैं यही हैं जो हमारे, इनका परसेंटेज कितना होता है, 13% यूज किया जाता है। तो जिन ऑस्मोटिकम की हम बात कर रहे हैं वो कौन है, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। और CaCl2 जो है ये वो हैं जो हमारे सेल को बस्ट ऑफ होने से बचाएंगे ड्यूरिंग सेल वॉल रिमूवल। तो ये हमारे सेल वॉल रिमूव करने के लिए यूज होंगे, और ये हमारे ऑस्मोटिकम है जो सेल को बस्ट, प्रोटोप्लास्ट को बस्ट नहीं होने देंगे। ओके, सो ये था जो जिसके बारे में हम एग्जैक्टली बात कर रहे थे। इसीलिए यहाँ पर सेलुलेस, पैक्टिनेज, सॉर्बिटॉल और हमारा CaCl2 इनके बारे में लिखा हुआ है। और ऑस्मोटिकम अब आप समझ गए होंगे कि हम किसको बोल रहे हैं, CaCl2, सॉर्बिटॉल, और सॉर्बिटॉल हो या मैनिटॉल हो, तो ये है। तो दिस इज हाउ वी विल रिमूव द सेल वॉल एंड वी विल गेट पीएच का क्या रोल है, क्योंकि पीएच जो है वो 5.5 to 5.8 जो है वो मेंटेन रखी जाती है, ओके, ठीक है। प्लांट सेल जो है उसकी पीएच जो है वो इतनी रखी जाती है, मतलब जो एंजाइम सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं उसको पीएच जो है वो इतनी रखी जाती है, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम पढ़ें कि हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर बेसिकली कर क्यों रहे हैं, उस पर बात करें, हमें पता तो होना चाहिए कि जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर हम पढ़ रहे हैं वो हम कर क्यों रहे हैं। तो वो जान लेते हैं कि उनके सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशन इसकी क्या क्या है। तो अगर हम किसी प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा दें, यानी कि दो सेल के अलग अलग, जैसा मैंने बताया था A प्लांट है B प्लांट है, तो दोनों की सेल्स को निकाल के अगर आपस में फ्यूज करा देते हैं तो एक हाइब्रिड सेल बन जाती है। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो टर्म है, या सोमेटिक हाइब्रिड प्रोडक्शन कराना जो होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर से ही हम लोग कराते हैं, ठीक। तो पहला एप्लीकेशन तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का ये है। दूसरे एप्लीकेशन की बात करें तो सर्व फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल मॉडिफिकेशन स्टडीज। तो अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर रहे हैं तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, वायबल सेल है। तो जब अगर हम उससे कल्चर मीडियम बाइट करा देंगे और जब वो ग्रो करना स्टार्ट करेगी तो सबसे पहले सेल वॉल का ही फॉर्मेशन होगा दोबारा से सेल के ऊपर, जो सेल वॉल आपने रिमूव कर दिया है। तो अगर उस प्रोटोप्लास्ट को हम कल्चर मीडियम में रख देंगे तो वो जब ग्रो होना स्टार्ट होगा, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट क्या है, वायबल सेल है, तो जब वो ग्रो होना स्टार्ट करेगी तो वो सबसे पहले सेल वॉल सिंथेसिस करेगी। तो सेल वॉल सिंथेसिस की भी स्टडी प्रोटोप्लास्ट कल्चर के थ्रू हो सकती है, ओके। नाउ द इंडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप इन बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ सिलेक्टिव जीनोम इन द प्रोटोप्लास्ट। तो मैंने जैसा कि बताया कि बीटी कॉटन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हमने क्राई जीन जो थी उसको इंसर्ट कराया ताकि माइट्स जो हैं वो कॉटन को खराब ना कर दें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। तो डिजीज रेजिस्टेंस मिल जाती है हमें प्रोटोप्लास्ट कल्चर के थ्रू, क्योंकि भाई आप कोई जीन इंसर्ट कराना चाहते हो सेल के अंदर तो कैसे करा सकते हो, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो है उसको हटाना पड़ेगा, फिर
प्रोटोप्लास्ट जो है वो इजीली क्या है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है और फिर न्यूक्लियस है, तो आराम से जो है जो जीन ट्रांसफर वाला काम है वो भी आराम से हो सकता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यानी कि प्लांट बना सकते हैं हम लोग इसकी हेल्प से, तो इसी वजह से डिजीज रेजिस्टेंस भी आ गई। नाउ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फॉरेन क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रॉप प्लांट्स विद इनएफिशिएंट फोटोसिंथेटिक सिस्टम। तो जिन प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो उन प्लांट्स के अंदर हम डायरेक्टली क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी जीन को इंसर्ट करा सकते हैं। जिस प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट अच्छा होगा, फोटोसिंथेटिक सिस्टम अच्छा होगा, तो उस प्लांट से उठा के जिस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी खराब है या अच्छी नहीं है, इनएफिशिएंट है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट का जीन ट्रांसफर करवा देंगे। तो ये भी प्रोटोप्लास्ट कल्चर का एप्लीकेशन है। नाउ लास्ट, इंसर्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट जीनोम या फिर न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन कुड रिप्लेस एटलीस्ट helps to modernize some of the convention practices used for the plant development या फिर somatic hybridization जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ओके, तो मेन एम जो है वो ये होते हैं कि हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्यों करते हैं। ओके, तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर में बेसिकली क्या होता है, एक आउटलाइन जो है वो हम लोग अगर देखें और समझने की अगर कोशिश करें कि सबसे पहले तो हम लोग सेल वॉल का रिमूवल कर देंगे। मैंने बताया किस तरीके से होता है, एंजाइमेटिक मेथड से। नाउ जो प्रोटोप्लास्ट हमें मिले उन प्रोटोप्लास्ट को जो एंजाइमेटिक मेथड से हम लोगों ने प्रोटोप्लास्ट तो मिल गए हमें, लेकिन अभी भी जो हमारे पास लेट्स से कि जो प्रोटोप्लास्ट हैं, लेकिन उसमें क्या है, ये हमारा एंजाइमेटिक सॉल्यूशन है जिससे हमने अभी अभी सेल वॉल का रिमूवल किया। अब हमें क्या करना है, हमें इससे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करने हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट तो है ही और सेल डेब्रिस होगा, यानी कि सेल वॉल होगा, जो डिग्रेड हुआ होगा वो सेल वॉल भी प्रेजेंट है। तो हमें प्रोटोप्लास्ट को निकालने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए इसकी क्या करानी पड़ेगी, सेंट्रीफ्यूगेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डाल देंगे इसको हम, और सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, सुक्रोज यूज करेंगे। क्यों सुक्रोज यूज करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करेंगे, और सुक्रोज जो होगा वो हमारा, जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज कराएंगे, हम इस पूरे पार्ट को उठा के जब यहाँ इस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डाल देंगे, और जब सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा तो सुपरनेटेंट जो होगा उसमें हम लोगों को सस्पेंडेड फॉर्म में मिलेगा क्या, प्रोटोप्लास्ट। और जो बाकी बचा जो सेल डेब्रिस होगा वो हमें पैलेट की फॉर्म में मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू विल प्यूरिफाई द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द एबव एंजाइमेटिक सॉल्यूशन। एम आई क्लियर? आई थिंक मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी। ओके, मेरी बातें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है सब लोगों को यहाँ तक? ओके, चलो आगे देखते हैं। तो जब हमें प्रोटोप्लास्ट मिल गया, वापस इस प्रोटोप्लास्ट को हम लोग क्या करेंगे, पेट्री प्लेट्स में लेके आएंगे जहां पर मीडियम होगा, जहां हम ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करेंगे। तो यहां हम अपने प्रोटोप्लास्ट को ऐसे रख देंगे, और जब इनकी ग्रोथ शुरू होगी, तो वही मैंने बताया कि जब प्रोटोप्लास्ट ग्रो करना शुरू करते हैं तो उस केस में सबसे पहले क्या होता है कि ये जो प्रोटोप्लास्ट है इनके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। लेट्स से यहाँ पर हमने न्यूक्लियस बना दिया, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। तो जब इनके अंदर ग्रोथ होनी शुरू होगी, मैं बहुत सिंपल और बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, शायद मुझे ये बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब इनमें ग्रोथ होनी शुरू होगी तो सबसे पहले क्या होगा, इनके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, यानी कि सेल जो होगी, जो वायबल प्रोटोप्लास्ट होगा वो सबसे पहले अपने ऊपर क्या करेगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, सेल वॉल का फॉर्मेशन होने के बाद इनमें कुछ डिविजन्स होंगे। फर्स्ट डिवीजन होगा जिसमें शायद एक प्रोटोप्लास्ट के अंदर 2 सेल हो जाएं, ऐसा हो जाएगा, और फिर एक सेकेंड डिवीजन होगा जिसके बाद इन सेल्स के अंदर 4 सेल हो जाएंगी। ऐसे दिस इज हाउ द ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल विल द प्रोटोप्लास्ट विल टेक प्लेस। ओके, तो ये सेकेंड डिवीजन होने के बाद ऐसे 4 सेल्स बन जाएंगी, और जब ऐसा हो जाएगा फिर उसके बाद ये सेल्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड करती रहेंगी, और किसका फॉर्मेशन करेंगी, कैलस का फॉर्मेशन करेंगी यहाँ पर। और कैलस का फॉर्मेशन होने के बाद हम जानते हैं कि कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है, जिसको हम फर्दर आगे कल्टिवेट कर लेंगे। तो दिस इज हाउ अ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज डन।
इस तरीके से प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो है वो किया जाता है। ओके, कैलस कल्चर में जब हमारे पास कैलस बन जाएगा तो इस कैलस को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन प्रोवाइड करा देंगे, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि उनका रेशियो, उनकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम इनके अंदर रूट डेवलप करा लेंगे, वापस से शूट डेवलप करा लेंगे और एक हमें नया प्लांट फिर से मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू विल डू द प्रोटोप्लास्ट कल्चर। ये तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर है, हाँ, क्योंकि सोल्ट सेल जो है, प्लांट सेल जो हमने ली है वो क्या है, टोटीपोटेंट सेल है। नाउ आगे देखें अगर, तो ये तो थी एप्लीकेशन कि हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्यों कर रहे थे और किस तरीके से हमने प्रोटोप्लास्ट कल्चर किया, हमने ये समझा। नाउ आगे अगर बात करें तो जो डिजीज रेजिस्ट या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो समझते हैं कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली जो टर्म है जो हमने यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या। तो देखो, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें भी, बहुत सिंपल है। एक स्ट्रेन ए है यानी कि स्ट्रेन बी, यानी कि आपके पास दो अलग अलग स्पीशीज के प्लांट हैं, इसके पास कुछ जीन अच्छे हैं, डिजीज रेजिस्टेंस वाला एग्जांपल लेते हैं कि इसके पास डिजीज रेजिस्टेंस प्रेजेंट है और इसके पास डिजीज रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, ये सेंसिटिव है इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि ये प्लांट जो बी है ये भी क्या हो जाए, डिजीज रेजिस्टेंस बन जाए। कैसे बनाएंगे कि इसके अंदर ये डिजीज रेजिस्टेंट अगर है प्लांट ए, तो इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी जीन होगी जो इसकी जो रेजिस्टेंस कॉज करवा रही होगी। तो उसके लिए हम क्या करें कि हम या तो उस जीन को ढूंढ के इसके अंदर आइसोलेट कराएं, या सिंपल एक तरीका करा सकते हैं कि हम पूरी की पूरी इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को उठाएं और आपस में ज्वाइन करा दें, ठीक। हाँ, रूट और स्टेम डिफरेंशिएशन होगा, सही बात है, ओके, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन से। तो हम क्या कराएंगे, इनके दोनों के प्रोटोप्लास्ट लेंगे, इनकी सेल्स को इनसे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करेंगे और उन प्रोटोप्लास्ट को लेके क्या करा देंगे, फ्यूज करा देंगे। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होने के साथ जब दो सेल के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराते हैं हम, तो क्या होता है, लेट्स से कि ये प्रोटोप्लास्ट ए है और प्रोटोप्लास्ट बी है, ए और बी जो है, इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को जब हम फ्यूज कराते हैं तो दो तरीके की प्रोसेसेस होती हैं। एक तो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, ठीक, और दूसरा फ्यूजन होगा किसका, न्यूक्लियस का। ओके ओके, मेरी बात समझ पा रहे हो, अरे मेरी बात समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो सिंपल सा है कि अगर हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन अगर देखें तो लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड प्लांट थ्रू द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट स्पीशीज वेराइटीज इन इज कॉल्ड एज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। एंड जो सोमेटिक हाइब्रिड जो हाइब्रिड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड्स बोले जाते हैं। तो प्लांट ए है, प्रोटोप्लास्ट एक सेल का है, दूसरे का ये है प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द पेरेंट ए, यानी कि प्लांट ए से हमने निकाला, प्रोटोप्लास्ट ऑफ द प्लांट बी हमने यूज किया, इसको हम लोगों ने क्या करा दिया, फ्यूज करा दिया। तो जब फ्यूज हो गया तो एक सिंगल बड़ी सी जाइंट सेल बन जाएगी और उसके बाद इनके जो न्यूक्लियस है वो भी बाद में अपने आप फ्यूज कर जाएंगे। तो जो बनने वाली सेल होगी वो क्या होगी, क्या होगी, हमारी हाइब्रिड सेल होगी। ये क्या है, सोमेटिक हाइब्रिड है, क्योंकि ये दो प्लांट सेल की अलग अलग वेराइटीज को लेके हमने प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करा के ये सेल बनाई है। ओके ओके, सो दिस इज द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाउ आगे अगर हम देखें, नाउ नेक्स्ट अगर हम समझें कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसकी जनरल स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें या जनरल स्टेप्स के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले क्या होता है, लीफ सरफेस को स्टेरिलाइजेशन कराया हमने, क्योंकि जो मीजोफिल सेल में जो आप आइसोलेट कर रहे हो, जो मीजोफिल सेल आप आइसोलेट कर रहे हो, जहाँ से प्रोटोप्लास्ट आपको निकालना है, तो ये सब प्रोसेस जो है वो कहाँ करा रहे हैं, स्टेरिलाइज कंडीशन रखनी पड़ेगी ताकि कोई भी बैक्टीरियल या वायरल या फिर फंगल ग्रोथ ना हो। तो हमने बोला था लास्ट लेक्चर में जब हमने बात करी थी कि स्टेरिलाइजेशन या सरफेस स्टेरिलाइजेशन जब हमें कराना होता है तो हम सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं या मरकरी हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो मैंने वो
पुराने लेक्चर्स में बताया हुआ है स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से होगा, तो वहाँ जिन लोगों को आता है वो तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं आता है वो देख लेना। फिर एक आउटलाइन की बात कर रहे हैं, ये क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से करी जाती है उसकी आउटलाइन समझ रहे हैं। ओके, तो लोअर एपिडर्मिस पील कर दी जाती है, लीफ कट इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। उसके बाद हमने लीफ पीसेस आर इंक्यूबेटेड इन द एंजाइम मिक्सचर, तो ये वही एंजाइम मिक्सचर है जो अभी अभी हमने पढ़ा था, सॉर्बिटॉल वाला, मैनिटॉल वाला। ओके, तो ये वही है। उसके बाद जब प्रोटोप्लास्ट हमें मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डेब्रिस को रिमूव कर देंगे और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ इनके प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराने के कुछ मेथड्स हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे अभी, ठीक है, कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है वो किस तरीके से कराया जाता है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे आगे वाली स्लाइड्स में। तो फिलहाल देखो कि हमने पीजी ट्रीटमेंट दिया तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर गए, उसके बाद सिलेक्शन करेंगे हाइब्रिड सेल का, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुमने भाई फ्यूजन कराया है तो सारे के सारे प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, या सेम सेल के प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो हाइब्रिड सेल्स जो होगा उनका आइसोलेशन करेंगे, उसके बाद उन हाइब्रिड सेल्स को क्या करेंगे, कल्चर कराएंगे और वापस से हम लोग एक नया प्लांट डेवलप कर देंगे। तो ये जनरल एक आउटलाइन है कि दिस इज हाउ एंड दीज आर द स्टेप्स दैट वी यूजुअली फॉलो व्हाइल डूइंग सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम देखें कि हम ये समझते हैं कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है वो किस तरीके से कराया जाता है, कैसे एग्जैक्टली द प्राण जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है वो बेसिकली है कराया जाता है। देखो आपके गेट लेवल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कोर्स में तो पढ़ना तो है ही, ओके, तो जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं हम उन पॉइंट्स को रख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हमसे पूछा नहीं जाता है। पुराने पेपर्स को अगर हम उठा के देखें तो बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, जहाँ से क्वेश्चन हिट कर सकता है मैं केवल वही चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है वो बेसिकली 3 तरीके से हो सकता है, ठीक, 3 तरीके से, क्या कि हाई कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन और हाई पीएच ट्रीटमेंट। जब हम 2 प्रोटोप्लास्ट को मिक्स कराना चाहते हैं या फ्यूज कराना चाहते हैं तो पहली टेक्निक तो ये है हाई कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन और पीएच ट्रीटमेंट अगर हम दे दें किसी 2 प्रोटोप्लास्ट को तो वो क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। लेकिन हाई कैल्शियम और पीएच ट्रीटमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये किसी प्रोटोप्लास्ट के लिए, कुछ प्रोटोप्लास्ट के लिए टॉक्सिक भी पाया गया है, टॉक्सिक भी देखा गया है, तो इसी वजह से इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, नाउ तो दिस इज हाउ कि हम ऐसा करा लेंगे, पीएच कैल्शियम और पीएच का ट्रीटमेंट, यानी कि पीएच 10.5 और कैल्शियम 50 मिलीमोल पर लीटर जो कंसंट्रेशन है इतनी रख देंगे तो किसी भी प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज करा पाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि ये टॉक्सिक होता है कभी कभी किसी सेल्स के लिए, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ भी, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हाई कैल्शियम और पीएच ट्रीटमेंट अगर हम देते हैं तो हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करा सकते हैं। ओके, इतना याद रखना। दूसरा जो होता है, दूसरा वाला जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है पीईजी ट्रीटमेंट, दैट इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। पीईजी क्या है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल ट्रीटमेंट देते हैं। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल ट्रीटमेंट में भी हम लोग क्या करते हैं, पीजी 28 to 50% लेते हैं और इनको प्रोटोप्लास्ट को उसके पीजी सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं। कितने मिनट के लिए, 15 to 30 मिनट के लिए अंदर रखते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसकी वॉशिंग कराते हैं। तो मेनली जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है वो कब हो रहा है, जब हम इसको यहाँ 30 मिनट रखने के बाद जब हम इसको प्रोटोप्लास्ट को निकाल के वॉश करेंगे ताकि पीजी जो है वो रिमूव हो जाए। जब वॉशिंग कर रहे होंगे उस टाइम पे क्या होगा, सेल का फ्यूजन होगा या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होगा। तो एग्जैक्टली वॉशिंग के टाइम पे बेसिकली हो क्या रहा है अगर हम समझें तो हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि पीजी इंड्यूस्ड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है वो बेसिकली किस तरीके से हो रहा है। तो ज़रा देखना और समझना, इस चीज़ को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना इस चीज़ को कि पीजी वाले में हो क्या रहा है। देखो पीजी ट्रीटमेंट जो होता है, अगर हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की अगर बात करें तो ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है और
ये पीईजी ट्रीटमेंट जो होता है इसके साथ साथ हम लोग, ये अकेला यूज नहीं होता है। फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पीईजी प्लस कैल्शियम आयन जो होते हैं, जो हम पीछे यूज कर रहे थे कि कैल्शियम आयन जो हमने पिछले अभी पुराने वाले फ्यूजन टेक्निक में देखा था, तो वो कैल्शियम आयन यहाँ भी यूज किए जाते हैं। तो पीईजी ट्रीटमेंट क्या है? पीईजी क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, और कैल्शियम आयन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब हम लोग इसको प्रोटोप्लास्ट को पीईजी से जब निकालते हैं तो पीईजी क्या हो जाते हैं? प्रोटोप्लास्ट के सरफेस में अटैच्ड होते हैं। तो जैसे ही हम उनकी वॉशिंग कर रहे होते हैं, तो वॉशिंग हम जिस सॉल्यूशन में कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है? कैल्शियम आयन होता है। तो पीजी नेगेटिवली चार्ज है, कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये क्या करते हैं? ये आपस में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और मेम्ब्रेन की प्लाज्मा लेमा जो होती है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट नेगेटिवली, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है, इनकी मेम्ब्रेन है जो ए और बी सेल हैं, जो प्रोटोप्लास्ट हैं, इनकी सेल में प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल और पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल के साथ ये पीईजी और कैल्शियम आयन क्या करेंगे? बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, और हम वॉश कर रहे हैं तो वॉशिंग में हम रिमूवल किसका कर रहे हैं? पीईजी का रिमूवल कर रहे हैं। ओके, तो जैसे ही पीईजी का हम जब वॉशिंग करके रिमूवल करेंगे, तो रिमूवल करने की वजह से होगा क्या? क्योंकि ये पीईजी के मॉलिक्यूल इंटरैक्ट कर गए हैं मेम्ब्रेन में प्रेजेंट पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के साथ। तो उस केस में क्या होगा कि मेम्ब्रेन्स जो होंगी उसमें जब पीईजी वॉश ऑफ होगा तो वो साथ में मेम्ब्रेन के पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को भी अपने साथ लेके चला जाएगा, वॉश ऑफ हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेन्स में छोटी छोटी पोर्स क्रिएट हो जाएंगी, और जब मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट हो जाती हैं तो क्या होता है? हमारे पास प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से जो पीईजी मीडिएटेड मेथड है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का, उसमें याद रखना कि फ्यूजन किस टाइम पे होता है? जब हम वॉशिंग कर रहे होते हैं पीईजी की। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट को 15 से 30 मिनट तक पीईजी सॉल्यूशन में रखने के बाद जब हम पीईजी सॉल्यूशन की वॉशिंग कर रहे होते हैं प्रोटोप्लास्ट के ऊपर से, उस टाइम पे क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता है। ओके, और हमारे पास एक सेल बनेगी जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे अलग अलग स्पीशीज के, तो वो हेटेरोकारियन बन जाएगा, और फाइनली एक हाइब्रिड सेल हमें मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ द फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट इज डन। ओके, तो ये पीईजी मीडिएटेड या पीईजी इंड्यूस्ड फ्यूजन था। ओके, नाउ अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें तो एक और मेथड है, वो है क्या? इलेक्ट्रोफ्यूजन मेथड। ओके, इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी के शॉक देते हैं, डीसी करंट के शॉक दिए जाते हैं प्रोटोप्लास्ट को, जिनको हम फ्यूज कराना चाहते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो जाता है। ठीक, मेनली पीईजी मीडिएटेड मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो सोमेटिक जो प्रोटोप्लास्ट आप 2 फ्यूज़ कराना चाहते हो वो 2 ही प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ करें। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 4-5 प्रोटोप्लास्ट एक साथ फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो सेल बनेगी उसके अंदर 5-6 न्यूक्लियस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से मोर प्रिसाइज अगर मेथड अगर कहें तो वो कौन सा है? इलेक्ट्रोफ्यूजन है। तो आप याद रखना कि इलेक्ट्रोफ्यूजन मेथड जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए यूज होता है। और प्रोटोप्लास्ट कल्चर हम लोग क्यों यूज करते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस प्लान बनाना है हमें तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर करेंगे, सोमेटिक हाइब्रिड का प्रोड्यूस करना है तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर करते हैं। ओके, सो दीज आर द रीजन बिहाइंड कि हम क्यों प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो है कर रहे हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये सिग्निफिकेंस है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का और प्रोटोप्लास्ट कल्चर करने का। ओके, आई थिंक सभी को क्लियर हुआ होगा, सभी को मेरी बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही है मेरी बात? मैसेज वैसेज यस और नो करके बता दो। Okay, so this was it about the protoplast culture. Okay, and this is how the protoplast fusion is being done. Okay, तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। नाम पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफ्यूजन टेक्निक है जिसमें हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं इन ऑर्डर टू फ्यूज द प्रोटोप्लास्ट। पीईजी ट्रीटमेंट है
इसमें इसकी कंसंट्रेशन जरूर याद रखना, 28 to 50% यूज किया जाता है। और वॉशिंग के टाइम पे क्या होता है, वॉशिंग मीडियम जो होता है उसमें क्या होते हैं, कैल्शियम आयन होते हैं 50 मिलीमोल पर लीटर। तो वॉशिंग के टाइम पे प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है। तो दिस इज पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल इंड्यूस्ड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ओके, और ये हमारा हाई कैल्शियम आयन, जिसका बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो इन दोनों चीज़ों से पूछा जाएगा आपसे। तो जितना लिखा है और जितना इस स्लाइड में और जिस फिगर में जितना लिखा हुआ है, बस इतना ही नोट कर लेना, ये कॉपी पे बस इतना ही काम आएगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, और इलेक्ट्रोफ्यूजन जो है वो तो हम करा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफ्यूजन जो इक्विपमेंट यूज होता है जिसके अंदर हम बेसिकली फ्यूजन करा रहे होते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेटर बोला जाता है। जिस इक्विपमेंट के अंदर हम इलेक्ट्रोफ्यूजन करवा रहे हैं, यानी कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जिसके अंदर कराते हैं, उस इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपोरेटर बोलते हैं। तो ये टर्म जो है, बस यही टर्म जो है, यही तुमसे अगर पूछे जाएंगे तो यही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे। ओके, या एप्लीकेशन में पूछा जाएगा कि भाई प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्यों यूज होता है। ओके, so this was it about the protoplast culture. Now coming on to the मेरिस्टेम कल्चर, कि मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है। तो मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बात करी थी कि मेरिस्टेम कल्चर जो होता है वो हम, तो क्या हो जाता है, मेरिस्टेम कल्चर से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मेरिस्टेम कल्चर जो बेसिकली होता है वो वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए यूज होता है। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स दैट रिटेन द पावर ऑफ डिवीजन हैव लॉन्ग आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस इज ओवर। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स हैं, मैंने पहले बताया है कि हाईली डिवाइडिंग, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। ओके, द मेजर एडवांटेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक कल्चर इज क्लोनल प्रोपागेशन विद मैक्सिमल जेनेटिक स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स। मैक्सिमम जेनेटिक स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो सेल कितनी भी बार डिवाइड कर जाए, इनमें म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द जेनेटिक स्टेबिलिटी ना, एंड प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। ये सबसे मेन रीजन है कि हम मेरिस्टेमेटिक कल्चर क्यों करते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक कल्चर अपनी पोजीशंस के बेसिस पे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो अपनी पोजीशन के बेसिस पे अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे लेटरल मेरिस्टम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, एपिकल मेरिस्टम होता है। तो जनरली जो मेरिस्टम कल्चर में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो हमारी क्या होती हैं, एपिकल मेरिस्टम, जो टिप ऑफ द प्लांट पे पाया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वही है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज क्यों करी जाती हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वायरस फ्री इन्वेजन जो होता है वो इनमें सबसे कम होता है। क्यों होता है सबसे कम, क्योंकि वायरसेस रेडिली मूव इन द प्लांट बॉडी विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। तो वायरसेस जो होते हैं उनका इन्फेक्शन अगर प्लांट बॉडी के अंदर बात करें तो वो जनरली विद द हेल्प ऑफ या तो जाइलम या फ्लोएम के थ्रू होता है। वही क्या है, हमारे वेस्कुलर सिस्टम है, तो जाइलम और फ्लोएम की वजह से होता है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल हैं, उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ये इस वजह से वायरस जो होता है वो जनरली प्लांट की पूरी बॉडी में अगर प्रेजेंट है, हर सेल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर वो नहीं पहुंच पाते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा रीजन है या एडवांटेज है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर वायरस जो होते हैं वो क्यों एब्सेंट हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट रीजन। नाउ अगर हम सेकंड रीजन की बात करें तो हाईली मेटाबॉलिक रेट ऑफ डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल डज नॉट अलाउ द वायरस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वायरस जो है उसको होस्ट मशीनरी की जरूरत है फॉर द रेप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये सेल्स इतनी तेजी से डिवाइड कर रही हैं कि वायरल मल्टीप्लिकेशन इनके अंदर हो ही नहीं पाता है, अगर पहुंच भी जाए। ठीक है, तो एक दूसरा रीजन ये है। तीसरे रीजन की अगर हम बात करें तो वायरस इनएक्टिवेटिंग सिस्टम इफ एनी हैज हाई एक्टिविटी इन मेरिस्टम कंपेयर टू अदर पार्ट। अगर वायरस इनएक्टिवेटिंग सिस्टम या अगर हम कहें कि अगर प्लांट के अंदर कोई इम्यून सिस्टम प्रेजेंट भी है तो वो सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ होता है, वेस्कुलर, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, अगर वायरस इनएक्टिवेटिंग सिस्टम अगर प्लांट में कोई प्रेजेंट है भी तो वो सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर होता है, बाकी कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों
मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर वायरस जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर हम बात करें, हाई एंडोजेनस ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन में इनहिबिट वायरस मल्टीप्लिकेशन। तो जो हाई ऑक्सीजन, जैसा कि मैंने बताया था अपने लास्ट लेक्चर में भी, कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, जो टिप होती है, वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन की बेसिकली सिंथेसिस चल रही होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इस वजह से ऑक्सीजन जो होता है वो समहाउ बिहेव्स, अगर कंसंट्रेशन उसकी बहुत ज़्यादा होती है तो दैट समटाइम्स इज टॉक्सिक टू द वायरसेस। तो इस वजह से भी वायरस जो हैं अगर पहुंच भी गए मेरिस्टेमेटिक सेल में तो वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इतनी हाई होती है कि जिस वजह से वायरस जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, उनके लिए टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है। तो इस वजह से भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो उनके अंदर वायरस प्रेजेंट नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो वो मर जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमें अगर वायरस फ्री प्लांट बनाना हो, शायद गेट में ही पूछा गया है कई बार, कि वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए कौन सी सेल्स या कौन से टाइप ऑफ कल्चर जो है वो यूज किया जाता है। ओके, तो कौन सा यूज करेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेम कल्चर जो होता है वो यूज किया जाता है वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर। सब लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी बातें, क्लियर हो गया इतना पार्ट। ओके ओके, सबको क्लियर इतनी बात, किसी को दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। ओके, सो दिस वाज इट अबाउट द मेरिस्टेम कल्चर। थोड़ा सा नेक्स्ट बाकी का जो एक और तीसरा पार्ट था कि एम्ब्रियो कल्चर काफ़ी बड़ा है, समझाएंगे तो टाइम लग जाएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, प्रोटोप्लास्ट कल्चर और मेरिस्टेम कल्चर। तो इनमें जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, एटलीस्ट वो आप अच्छे से पढ़ लेना, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, दिस इज इनफ। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपकी प्लांट बायोटेक में आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, हम आगे कल फिर बात करेंगे किस पे, एम्ब्रियो कल्चर पे आगे बात करेंगे, सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या होते हैं उस पे भी बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर कोई सजेशन हो कि कुछ और पढ़ाना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो डन, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा इतनी बातें। सो कल नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, मेरी क्लासेस जो हैं वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, गुड नाइट।